पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VB और VA, ए से यदि आप B पे जाते हो तो VB माइनस VA को मैंने कहा था वर्क डन फ्रॉम A टू B, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय चार्ज Q नोड व्हेन इट मूव स्लोली फ्रॉम A टू B इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है क्या बात? और जूल पर कोलम और वोल्ट इसकी यूनिट होती है। आ गई बात समझ में? ऐसे था। तो मैं इस पे आपको कुछ सवाल भी करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लिख लो। मैंने इसमें आपको कुछ सवाल भी कराए थे पोटेंशियल डिफरेंस में। सौजन्य बताओ जरा मेरे को जल्दी, मैं भूल गया थोड़ा। हाँ, तो देखो एक एग्जाम्पल जैसे ये है, मान लिया ये Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज है ना। एक पॉइंट A है, इसे B मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलो इसे 1 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं, चलो 1 सेंटीमीटर है। और एक दूसरा पॉइंट है 2 सेंटीमीटर और इसके बीच में मान लिया 30 डिग्री एंगल है ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? और ये A है ना। और यहां पर एक Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और A पर रखा हुआ है Q नोड और Q नोड की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, है ना। फाइंड द, ये फिक्स्ड है, ये चार्ज फिक्स्ड है ये वाला। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q नोड फ्रॉम A टू B स्लोली। इसमें वर्क डन निकालना है आपको। है ना। तो कैसे करेंगे देखो, इसमें सॉल्यूशन। वर्क डन जो मैंने बताया था, क्या होता है वर्क डन बताओ? अरे W एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B यदि आप ले जाओगे तो Q नॉट VB माइनस V आएगा। तो जो Q नॉट है स्लोली मूव करा रहे हैं, Q नॉट की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम। अब यहां पर VB और VA पर आप क्या करोगे? पोटेंशियल निकाल लोगे। तो VB की वैल्यू कितनी आएगी भाई? VB की वैल्यू आएगी KQ अपॉन RB। मान लेते डिस्टेंस कितनी है, ये RB है, और KQ अपॉन RA। इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल VB निकालेंगे, इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल VA निकालेंगे। तो लिख दिया, और 10 की पावर माइनस 6 KQ बाहर आ जाएगा 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। 10 की पावर माइनस 6 9 इंटू 10 की पावर 9, और जो एक Q है इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। जो RB है वो है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रख दिया मैंने, और ये है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर में रख दिया। क्लियर है क्या बात? अब ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये आ जाएगा 10 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 2। 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर 2। तो 9 इंटू कितना जाएगा भाई? 10 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.9 जूल इज द W external from A to B. This is the answer. तो मैं एक एग्जांपल और करता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई चार्ज है कैपिटल Q, मान लिया 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। चलो अब की बार 4 माइक्रोकूलम ले लेते हैं, और कोई पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है, और कोई दूसरा कोऑर्डिनेट है B -1, -1, -2 ऐसे करके। अब हम एक चार्ज को Q नोड है ना, Q नोड इज इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम
एक चार्ज है, को ए से बी लाते हैं, तो आपको वर्क निकालना है, कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, फाइन वर्क डन, है ना, बाय इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन टेकिंग चार्ज क्यू नोड, इन टेकिंग चार्ज क्यू नोड, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, है ना, फ्रॉम ए टू बी एज शॉन इन फिगर दिस इज द क्वेश्चन। देखो एक बार ध्यान से देखो, सॉल्यूशन लिख लो इसका, कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो, मान लिया चार्ज Q है और ये कोई पॉइंट A है और इसका वेक्टर RA है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट B है, जैसे इसमें बना दिया था। अब इसकी लैंग्वेज 4-5 लाइन में लिखी होगी, क्वेश्चन जब आप देखोगे लेकिन समझ में आ जाएगा। यदि आपको दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हो, सही है ना, पोजीशन वेक्टर दिए हो और आपको निकालना है वर्क, तो वर्क क्या होगा, के क्यू अपॉन, सही है, बस तो फिर ठीक है। तो आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आर ए, सही है ना, तो हमें तो आर ए निकालना है, तो क्या निकाल दूंगा यहां पे भाई, यहां पे लिख देता हूं मैं, आर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा रूट ओवर, एक के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2,3, ठीक है भाई, 3 3 9 10 4 14 14 √14, आर बी का मैग्नीट्यूड जो होगा इट विल बी इक्वल टू आर बी एंड इट इज इक्वल टू -1, -1, -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, कितना है भैया, 2 दूनी 4 दूनी √6, क्लियर है क्या बात। तो बस यहां पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा W एक्सटर्नल A टू B इज नथिंग बट क्यू नोड, क्यू नोड था, यहां ध्यान रखो, ये चार्ज का साइन के साथ लेंगे, -1 माइक्रोकूलम, और के क्यू तो बाहर आ जाएगा और यहां पे बचेगा 1/√6 -1/√14, क्लियर है क्या बात। 10 -10 की पावर -6, 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, और ये तो एज इट इज आएगा, एंड द टोटल वर्क विल बी इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर -3, 1/√6 -1/√14 जूल, क्लियर है क्या बात। दिस इज द एक्सटर्नल वर्क फ्रॉम ए टू बी, दिस द आंसर। अब देखो ये कैलकुलेशन तो एज इट इज है, कर लेना इसे, है ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दिए हुए हैं, बाकी आपको तरीका पता होना चाहिए, यहां पे माइनस साइन आएगा, कर लो कॉपी फटाफट, है ना। क्वेश्चन लिख लो, अब की बार लिखो पूरा क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q node is equal to 1 microcoulomb from point 1, 2, 1 to 3, 2, 1 in an electric field, in an electric field of point charge Q is equal to 2 microcoulomb placed at 1, 0, 1 ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ इसे, देखो
अब की बार ये जो चार्ज है ये कहीं पे रखा हुआ है, मान लिया ये पी पॉइंट पे रखा हुआ है, यहां पे पी पॉइंट पे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,0,1 और ये कैपिटल क्यू इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है यहां पर, और एक ए पॉइंट है यहां से 1,2,1 और कोई बी पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। तो हमें अब एक चार्ज ले जाना है यहां से क्यू नॉट, ऐसे करके लाना है, तो हमें वर्क निकालना है। बात समझ में आ गई नहीं? तो थोड़ा सा चलो ठीक है, आप इसे ऐसा कर लो, ए यहां पे बना लो 1,2,1 और बी यहां पे बना लो 3,2,1 और यहां से हमें क्यू नॉट चार्ज ऐसे ले जाना है। तो बताओ सौजन्य, आप बता सकते हो इसमें कैसे करेंगे अपन? वर्क निकालना है, तो जो हमें वर्क निकालना है ना, वर्क जो होगा ए टू बी, फॉर्मूला तो क्यू नॉट वीबी माइनस वी ए रहेगा ही सही, लेकिन जो वीबी होगा, देखो वी ए, तो ये R1 मान लू मैं इसे, और इसे क्या मान लो R2। पहले इसे देखो आप, तो क्या मेरे को आप R1 बता सकते हो? R1 ये P है 1,0,1, R1 डिस्टेंस होगी, जो VA निकालेंगे हम यहां से, यहां पे लिख देता हूं, VA जो होगा वो KQ अपॉन R1 होगा, और जो VB होगा वो KQ अपॉन R2 होगा। R2 इज द दिस डिस्टेंस। तो R1 निकालने के लिए क्या करेंगे, बोर्ड पे देखो जरा एक बार, ये जो R1 वेक्टर होगा एरा, ये होगा RA वेक्टर माइनस RP वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस RA वेक्टर माइनस RP वेक्टर। कैसे? अरे बोर्ड पे देखना इधर बेटा, करा था ना हमने 11th में, ये रहा, ये R1 है, ये मान लिया RP है, R1 क्या OP प्लस PA इज इक्वल टू OA। OP वेक्टर होगा RP प्लस R1 इज इक्वल टू RA। तो जो R1 वेक्टर आएगा ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, R1 इज द RPA वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर इज इक्वल टू RA माइनस RP। सही है ना बात? R1 को क्या लिख देंगे हम? RP माइनस RA वेक्टर। सही है भाई? अब यहां पे देखना, ये वाला वेक्टर R2 जो होगा, ये वेक्टर होगा वेक्टर RP कॉमा B इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू RB माइनस RP। देखो जरा, ये 11, ठीक है? तो ये तो आप लिखना चाहे लिखना, लेकिन R1 वेक्टर निकल जाएगा। देखो R1 वेक्टर कैसे आएगा, R1 वेक्टर आएगा RA माइनस RP। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूं, 1,2,1 माइनस 1,0,1। तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे 0,2,0 है ना, यानी कि R1 वेक्टर आएगा 0i कैप 2j कैप 0k कैप। तो R1 वेक्टर क्या आएगा? 2j कैप। इसका मतलब R1 का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 2 आएगा, या 2 मीटर लिख दो। सही है बात? अच्छा यहां पे देख लो, मैं इसे साफ कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। हाँ भाई, जो R2 वेक्टर होगा वो होगा RB माइनस RP, ये लिखा ना। तो RB का कोऑर्डिनेट है 3,2,1 माइनस 1,0,1 और ये हो जाएगा 2,2,0।
तो इसे कैसे लिख लेंगे हम? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, है ना। तो R2 का मैग्नीट्यूड यानी R2 वेक्टर कितना आएगा भाई? मैग्नीट्यूड इसका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2। तो ये आ गया R2। बोर्ड पे देखो ध्यान से, अब ये आ गया VA और ये आ गया VB, R1 भी आ गया, अब R2 भी आ गया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये Q0 ओरिजिन पे रखा हुआ था, तो R1 और R2 डायरेक्ट मिल गए थे, लेकिन इसमें ये किसी एक कोऑर्डिनेट पे रखा है, तो R1 R2 को इन दो फॉर्मूले की हेल्प से आप निकालोगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बताओ? इसके अंदर रख देंगे बस वैल्यूज ऐसे करके। Q0 की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम, और यह आएगा KQ अपॉन RB। RB की वैल्यू है 2√2, KQ अपॉन RA यानी R1 की वैल्यू है 2। तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये बाहर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, -3, 1/√2 -1/2 is the correct answer. So this is the external work in bringing from A to B. क्लियर है क्या बात? ऐसे है। फास्ट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मान लिया चार्ज Q है, सही है। अब यहां पे एक R1 रेडियस का एक गोला है, क्लियर है बात? ऐसे करके, तो मान लिया A पॉइंट है, ये मान लिया B पॉइंट, सही है बात? ऐसे रेडियस कितनी है इसकी? R1, तो ये भी R1। अब एक Q0 चार्ज को मैं दो पाथ से ले जाता हूं, एक ऐसे, है ना, और एक ऐसे। पाथ 1, चलो रेडियस क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। पाथ 2, है ना। क्वेश्चन है, इफ ए चार्ज Q0 is taken, if a charge Q0 is taken by path 1 and path 2 as shown in figure, find the work done। W1 निकालना है आपको और W2 निकालना है। देखो W1 कैसे निकालेंगे? बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल हो गया होगा आपके लिए, अगर जो आपने कर नहीं रखा है तो WA to B निकालेंगे हम। एक्सटर्नल वर्क जो होता है ना, सिंबल तो ये है, एक्सटर्नल A to B निकालेंगे Q0 VB माइनस VA। बोर्ड पे देखो, Q0 तो है ही सही, VB और VA बता सकते हो कितना आएगा? हाँ बता सकते हैं, KQ अपॉन R आएगा, KQ अपॉन R, VB VA। व्हाट अबाउट VB जो होगा वो कितना होगा? वो भी KQ अपॉन R होगा। ध्यान दो, KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R कट जाएगा, वर्क आएगा 0। दिस इज पाथ 1। पाथ 1 में जो वर्क आएगा इट इज इक्वल टू 0। ऐसे ले जा रहे हैं हम। अब ध्यान से सुनो, अगर जो हम पाथ 2 के द्वारा भी ले जाएं, बोर्ड पे देखो, पाथ 2 के द्वारा भी ले जाएं तो एक्सप्रेशन फिर से बनेगा सेम, Q0 KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R हो जाएगा 0। क्लियर है क्या बात? तो ये है पाथ 2 के द्वारा, ये है पाथ 1 के द्वारा। W2 0। ध्यान से सुनो मेरी बात, बोर्ड पे देखो, अगर जो आप सौजन्या, अगर जो आप A से B तक
एक पाथ, दो पाथ, या एक किसी भी पाथ के ले जाओगे। बात समझ में आई? तो इस केस में वर्क डन जीरो ही होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल क्या है? वीए बीबी सेम है। क्लियर? अब आप किसी भी, आप इसे ऐसे ले जाकर के, आप ऐसे ले जाओ, आप इसे ऐसे ले जाकर के, ऐसे ले जाकर के ऐसे ले जाओ। इसका मतलब अगर जो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल पॉइंट के सेम है तो वर्क डन क्या होती है? जीरो होगा। आ गई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन मत करो। मान लो एक चार्ज क्यू है यहां पे, सही है? बोर्ड पे देखो, एक चार्ज ए पे रखा हुआ है ना? कुछ दूरी होगी इसकी यहां से, तो इस चार्ज को मैं ऐसे लेके यहीं पे ले आया। बात समझ में आई नहीं? ऐसे करके तो जहां पे इनिशियल था वहीं पे फाइनल आ गया। तो बेटा वर्क डन क्या होगा इसमें? बता सकते हो वर्क डन कितना होगा सौजन्या? बोलो बेटा। इसमें भी जीरो होगा, है ना? तो इसका मतलब ये है, हम इस पॉइंट से ये, हम इस क्वेश्चन से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो एक्सटर्नल वर्क हो या वर्क डन बाय फील्ड भी होगा। माइनस वर्क डन बाय फील्ड होता है ना, तो फील्ड के द्वारा भी वर्क डन जीरो होगा। दूसरी बात, जो वर्क डन बाय फील्ड हो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो, इस केस में, है ना, इस केस में तो वो पाथ पर निर्भर नहीं करता, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है, बिकॉज वर्क डन बाय फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ चूजन या पाथ सेलेक्टेड पाथ पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है। जल्दी से कॉपी कर लो, मैं लिखा देता हूं इसको। तो लिख लो, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो यहां पे, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन बाय फील्ड, लिखो, वर्क डन बाय फील्ड, work done by field does not depend upon path followed, does not depend upon path followed, therefore electrostatic field is conservative in nature, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। if in an electrostatic field initial and final points are same or of same potential, therefore potential difference is zero। इसलिए since potential difference is zero, इसलिए वर्क डन बाय फील्ड लिखें या एक्सटर्नल वर्क लिखें, इट विल बी जीरो। तो अच्छा, अब आप इस पॉइंट से लिख लो इक्विपोटेंशियल सरफेस। बता सकते हो सौजन्य, आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रखा है बेटा? नहीं तो हाँ, जैसे मान लिया चार्ज क्यू है, देखो, तो अगर जो आप इस सर्किल पे आर डिस्टेंस पे कहीं भी पॉइंट लोगे तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल सेम रहेगा। मान लिया R1 है, ठीक है भाई,
मान लिया हम एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेते हैं और उसकी रेडियस R2 है। जैसे मान लिया ये पॉइंट A है, इस पे पॉइंट E, F, G, H ऐसे ले लेता हूं मैं। तो ये बताओ VA, VB, VC और VD, इसे V मान लो, V1 मान लेता हूं, और E, ABCD, E, F, G, H, यहां पर जो पोटेंशियल रहेगा इट विल बी इक्वल टू सेम, V2 रहेगा। बात समझ में आई? तो अब बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लेते हैं इसका मतलब ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दीज सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जितनी भी पॉइंट चार्ज के कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होंगे दे ऑल विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पे बताओ मेरे को वर्क A टू B बताना कितना आएगा। A से B ले जाए तो वर्क कितना आएगा सौजन्या, 0, और B टू D ले जाऊं वर्क B टू D ले जाऊं तो भी 0। बात समझ में आई? इस सरफेस पर यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करने में वर्क हमेशा 0 होगा। और इसी तरीके से यदि मैं E से F ले जाऊं किसी चार्ज को, E से F, तो वर्क 0 होगा। E से G ले जाऊं उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से, वर्क डन बाय E टू G, ये भी 0 होगा, है ना, क्योंकि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इन मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस स्लोली का मतलब विदाउट एक्सेलरेशन, इज ऑलवेज 0। क्लियर है क्या बात? ये तो 0, ठीक है। तो व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, डेफिनेशन तो मैंने लिखा ही नहीं आपको, अब आप लिख लेना, उसे मैं बता नहीं रहा हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द locus of the points or a plane or a surface where the potential is always equal। ये ऐसी सरफेस का लॉकस है जहां पर पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ध्यान से देखो, अगर जो मैं आपसे कहूं कि वर्क डन बाय F2A इज W0, सही है बात? तो मेरे को बताओ वर्क डन बाय H2C, वर्क डन बाय H2C कितना होगा सौजन्या? नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूं, इफ, यहां बोर्ड पे देखो, इफ वर्क डन बाय F2A मूव करने में, यहां से यहां तक लाने में वर्क यदि W नोड है, मान लेते 20 जूल है, मान लिया, सही है, तो मैं ये कर रहा हूं H से C ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? सेम W नोड। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, इधर F2A, ये होगा Q नॉट, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल ऑफ F। A का पोटेंशियल क्या है? इन सबका पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, और F का पोटेंशियल क्या है? V2 है। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर जो आप H से C तक ले जाना चाहते हो, ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन को समझो, H से C ले जाना चाहते हैं तो C माइनस H होगा। क्लियर है बात? और C का पोटेंशियल, अरे C का इस सारी सरफेस पर तो पोटेंशियल, इस पर पोटेंशियल कितना है? V1,
और इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, V2। सही है ना। तो ये आएगा V1 माइनस V2। तो दोनों ही वर्क क्या होंगे, यदि ये W0 था तो ये भी W0 ही होगा। बात समझ में आ रही है सौजन्य, नहीं बेटा? ये मैं पूछ रहा था। तो इस टाइप से वो आपको दे सकता है, ठीक है। तो इसमें हम एक पॉइंट लिख सकते हैं यहां कि 4 पॉइंट चार्ज स्पेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, जैसे कि, है ना, यहां पे ऐसे लिख देना पॉइंट चार्ज ऐसे करके, है ना। क्योंकि अब मैं बताता हूं, जैसे कि मान लिया लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज कैसे होगा, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर लाइन चार्ज की आर डिस्टेंस पर, हाँ भाई, कितना पोटेंशियल होता है, 2k लैम्डा अपॉन आर। यहां पर सब जगह जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, इन ये जो सिलेंडर बना है, आर रेडियस का सिलेंडर जो है, ये इक्विपोटेंशियल होगा। बोर्ड पे देखना इधर, ऐसे करके और ऐसे करके, है ना, ये रहा, सही है। तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी, जैसे इसमें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या थी, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर जो आप लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज को कंसीडर करते हो, तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, इसकी किसी भी सरफेस पर, यहां पर सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसी तरीके से इसकी आउटर वाले सिलेंडर पर आप कहीं पर भी ले लो, तो यहां पर भी क्या होगा, पोटेंशियल सेम। तो इसके आप नीचे लिख देना, फॉर इनफाइनाइट, ये तो अलग चल रहा है ना इसके बाद से, फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज कॉन्सेंट्रिक cylinders are equipotential surfaces। क्लियर है बात? हो गया कॉपी? हाँ, कर लो, ठीक है। अच्छा, ये तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया। अभी इनफाइनाइट शीट, ये पॉइंट चार्ज था, अभी लिखो इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट कैसी होती है, ऐसे ऐसे करके, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट होती है, ऐसे करके, ऐसे, इधर भी इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट। सही है बात? तो इनफाइनाइट शीट से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या बात? और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा सेम रहती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन शीट ही होंगी, ऐसे करके, ये रहा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जाएगी, इससे निकलेगी, ऐसे करके, ऐसे, है ना, इसमें से यूं जाएगी और ऐसे जाएगी और ऐसे करके निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से।
ऐसे, ऐसे, लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? दिस इज द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इससे निकलेगी, ऐसे करके। तो बोर्ड पे देखो, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि मैं ये प्लेन शीट 1, ये प्लेन शीट 2 ले लूं इनफाइनाइट, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती, लेकिन इसमें तो करती थी। परंतु अगर जो इस शीट का पोटेंशियल 1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो V1 और V2 में पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? V1 ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो इसके नीचे यहां पॉइंट लिख देना, V1 will greater than V2 since in the direction of electric field, in the direction of electric field, potential decreases, potential decreases। ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना, पोटेंशियल डिक्रीज। लेकिन बोर्ड पे देखो सौजन्या, इस शीट पर या इस शीट पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, ऐसे कोई भी पॉइंट ले लो, सब पॉइंट पर या A लिखूं, B लिखूं, C लिखूं, D लिखूं, सब पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल। तो जो इनफाइनाइट शीट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, कैसी होती है? प्लेन ही होती है ना। फॉर इनफाइनाइट चार्ज शीट्स equipotential surface are surfaces are parallel plane surface, इसके लिए क्या होंगी? कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इसके लिए, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर इसके लिए, पैरेलल प्लेन सरफेसेस इसके लिए। किसके लिए? इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए। देखो थोड़ी सी ड्राइंग तो हमें करनी पड़ेगी। यह है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऐसे होती है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, लाइक दिस। ठीक है भाई, ये तो हो गया पॉइंट चार्ज। अब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और बोर्ड पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोर्ड पे देखो ध्यान से, जैसे मान लिया ये लाइन चार्ज था, ऐसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी इसमें कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होगा, और ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, और ये इधर की ओर होगी, इधर की ओर, इधर की ओर, ऐसे, है ना, ऐसे करके। अगर जो आप इसका टॉप व्यू बनाना चाहते हो तो टॉप व्यू, तो ये जो लाइन है ये तो लाइन ऐसे हो जाएगी यूं अंदर की ओर, और कॉन्सेंट्रिक शेल्स, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ऐसे ऐसे करके होंगे। तो इस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी ऑल्सो परपेंडिकुलर। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? चाहे आप इनफाइनाइट शीट ले लो, दिस इज अवर इनफाइनाइट शीट, चार्ज शीट,
ये चीजें तो आपको पता ही होंगी, नहीं भी पता होंगी तो मैं बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो पॉइंट क्या है, यहां पे लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surfaces, equipotential surfaces।